हाय दोस्तों, आज मैं आपको A&M फर्स्ट ईयर की चैप्टर 4 जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि पीडियाट्रिक सब्जेक्ट का है। इस चैप्टर का नाम है केयर ऑफ द सिक चाइल्ड यानी कि बीमार बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं आपको ऐसे ही और वीडियो प्रोवाइड करती रहूँ। केयर द सिक चाइल्ड, बीमार बच्चे की देखभाल नर्स व माता पिता के प्रति उत्तरदायित्व होता है। उससे माता पिता का आत्मविश्वास दृढ़ करना, उस बच्चे के बारे की जानकारी के बारे में भयभीत नहीं होने देना चाहिए, उसको साइकोलॉजी सपोर्ट देना चाहिए। जिससे कि ये हो सकता है अगर बच्चे को बुखार भी है तो अगर हम उसको और डरा देंगे तो उसको ज़्यादा ही होगा। इसके लिए उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको समझाते रहना चाहिए, आपका सही होगा। आप डॉक्टर के पास कभी भी गए होंगे तो डॉक्टर कभी आपको ये नहीं कह सकता कि आप मर जाएंगे, वो हमेशा आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही प्रदान करता है कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे। अगली हेडिंग आती है केयर ऑफ पीडियाट्रिक पेशेंट यानी कि बाल रोगियों की देखभाल कैसे करना चाहिए। TPR उनका लेना चाहिए, मेडिकेशन देना चाहिए, इंट्रावेनस इन्फेक्शन देखना चाहिए। मतलब उनको जो इंजेक्शन है वो इंट्रामस्कुलर ही ज़्यादातर देना चाहिए। कलेक्टिंग स्पिल्समेंस यानी इंद्राभावनात्मक इंजेक्शन देना चाहिए, तब उनको थोड़ा सा बहला फुसला के रखना चाहिए, इंजेक्शन देना चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी, काइटसाइड्स मील अरेंजमेंट करना चाहिए। उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता, खिलौने, तेज किनारे वाले खिलौने, फर्श गीला चिकना रिएटिव रहता है, कार्टून बने रहते हैं जैसे कि कुछ लोगों के फर्श में देखा होगा आप लोगों ने बने रहते हैं। बिजली, इलेक्ट्रोलाइट प्लग, थर्मामीटर, रोते हुए बच्चे के मुंह में दवाई, गर्म पानी, दूध पिलाने की बोतल, निप्पलें चूसनी, यानी इनके द्वारा ही बच्चे वो होते हैं कंटामिनेटेड यानी कि डिसीज़ बीमार होते हैं। छोटी बीमारियों की देखभाल व प्रबंध करना यानी कि छोटी छोटी जो बीमारियाँ बच्चों में होती रहती हैं, आँखों का चिपचिपा रहना, जन्मनाल का चिपचिपा होना, फफूंद संक्रमण, नितंबों का छिलना, दस्त, उल्टियाँ, मलावरोध, अधिक रोना, पेट दर्द, शरीर क्रिया संबंधी पीलिया, नाभि का हर्निया, पाँव में विकृति, बढ़े हुए स्तन और योनिमार्ग में स्राव, चेहरे का लकवा को इंग्लिश में फेशियल पल्सी बोलते हैं। नाभि हर्निया को अम्निकल हर्निया बोलते हैं। शरीर क्रिया संबंधी पीलिया यानी कि फिजिकल जॉन्डिस बोलेंगे। पेट दर्द को कोलिक पेन बोलेंगे। अधिक रोना क्राइंग टू मच, मलावरोध को कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। उल्टियाँ को वॉमिटिंग, दस्त को डायरिया। आपको तो पता ही होगा, वैसे ज़्यादातर सभी को पता रहता है कि दस्त को डायरिया ही बोलते हैं। ठीक है, अब हम अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं जो कम्युनिकेबल डिसीज़ आर वैक्सीन यानी कि संक्रामक बीमारियां जिसकी हमें वैक्सीन दी जाती है। फर्स्ट नंबर आपको याद होगा, एट बर्थ के टाइम हमें DPT का इंजेक्शन लगाया जाता है। DPT यह अधिकतर 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होने वाली भी गंभीर बीमारी है। यह डिप्थीरिया बैसिलस द्वारा फैलने वाला संक्रमण है। इसकी उद्भव अवधि 2 से 5 दिन होती है। यह डिप्थीरिया है जो ये ज़्यादातर बच्चों को कॉज करता है, आपने देखा 2 से 5 साल की, और ये 2 से 5 दिन इंक्यूबेशन यानी पीरियड इसका 2 से 5 दिन का होता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, खांसी और जुकाम, बुखार, सिर दर्द, गले में सूजन, गले में जलन और नाक में दर्द। और कोई भी डिसीज़ आ सकती है, तो हमें कुछ चीज़ें जो कॉमन सी होती हैं हम सभी में लिख सकते हैं, जैसे सिर दर्द, थकावट होगी, बेचैनी महसूस होगी, वीकनेस होगी, काम करने में प्रॉब्लम होगी, जो हम मतलब लिख सकते हैं सभी सारे डिसीज़ में। तो सिम्टम्स काफ़ी कॉमन होते हैं। जैसे डिप्थीरिया का ये अलग हो जाएगा, किसी और चीज़ का आ जाएगा तो कुछ अलग हो जाएगा थोड़ा ही। डायग्नोसिस में हम कॉमन है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट और एक्सरे। ये तो हम सब हर एक डायग्नोसिस किसी भी डिसीज़ का हो, ट्यूबरक्लोसिस का हो, मलेरिया का हो, डेंगू का हो, मतलब कोई भी डिसीज़ है, अगर कम्युनिकेबल भी है, कैसा भी है, नॉन कम्युनिकेबल भी है, तो हम उसको डायग्नोसिस के तौर पर हम 1-2 पॉइंट अपने आप से बना के लिख सकते हैं। जैसा कि डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और ब्लड टेस्ट, और उसमें से एक्सरे, MRI, CT स्कैन
हम डाल के भी लिख सकते हैं। स्पूटम टेस्ट, अगर स्पूटम से संबंधित कोई बीमारी है, डिसीज़ है, यानी कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, तो हमें हमारा उसमें स्पूटम टेस्ट भी हम डाल सकते हैं। यूरिन टेस्ट हो जाएगा ये भी। फिर जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट भी 2 टाइप और मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं, जो आपने प्राइमरी में काफ़ी अच्छे से, शायद जो डिसीज़ वाला पोर्शन है उसमें सब हर चैप्टर में मैनेजमेंट दिया हुआ है, जिसमें से आप बच्चे को किस तरह उसको लड़ना सिखाते हैं बीमारियों से। तो आप हर डिसीज़ में आप वही मैनेजमेंट लिख सकते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट लिखना नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको वो भी लिखना बता दूँगी। आप सरल से इजी लैंग्वेज में भी मैनेजमेंट लिख सकते हैं, जिसमें ट्रीटमेंट में पहला आ जाता है डिप्थीरिया ग्रस्त बच्चों को अस्पताल भेजना चाहिए और डिप्थीरिया का टीका लगवाना चाहिए। वैसे तो जन्म के टाइम ही लगवा लेना चाहिए, अगर नहीं लग पाया है, अगर दोबारा हमें कॉज कर जाता है तो हमें फिर इसका वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। डिप्थीरिया वाले पेशेंट को यदि सांस लेने में परेशानी हो तो उसे ट्रैकोस्टोमी सर्जरी दी जाती है, यानी कि सांस का बढ़ना ट्रैकोकार्डिया कहलाता है, तो इसको ट्रैकोस्टोमी सर्जरी दी जाती है। डिप्थीरिया ग्रस्त बच्चों को यदि 4 वीक तक ठीक नहीं होने पर पेनिसिलिन या इंजेक्शन दिया जाता है, यानी डिप्थीरिया के जो बच्चा डिप्थीरिया से ग्रस्त है उसे अगर 4 सप्ताह तक अगर ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसे एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन या इंजेक्शन लगा देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, तो मैं कुछ और अच्छे से भी समझाने की कोशिश करूँगी। डिप्थीरिया ग्रस्त बच्चों को नमक के गर्म पानी से गरारे और भाप खाना चाहिए। गले में प्रॉब्लम होती है, आपको याद होगा जब हमारा कोरोना काल आया था तब सब लोगों ने गर्म पानी से गरारा और काढ़ा लेना शुरू कर दिया था। वैसे शायद फिर भी कोरोना आ सकता है, शायद कुछ भागों में अंशों में तो दिख रहा है, अब देखो आता है कि नहीं आए तो बेहतर है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। सेकेंड डिसीज़ है कुकुर खांसी यानी वूपिंग कफ। यह पर्टिटिस बेसिलस रोगाणु द्वारा जनित एक संक्रामक बीमारी है। यह अधिकतर छोटे शिशुओं और बालकों को होती है। रोगाणु श्वासनाल में वृद्धि करके संक्रमण या फोमाइट्स द्वारा फैलते हैं। कुकुर खांसी वाले बालक के संपर्क में होने से 5 से 8 दिन बाद इसकी शुरुआत होती है। जो वूपिंग कफ है यानी कि कुकुर खांसी, यह हमें खांसी के संपर्क में आने से इसकी शुरुआत हो सकती है। 5 से 8 दिन, यानी कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो 5 से 8 दिन के अंदर ही अगर हमारे अंदर ये जीवाणु अगर आ गया है, वायरस जीवाणु पर्टिटिस बेसिलस, तो हमें 5 से 8 दिन के अंदर हमें इस प्रकार के लक्षण कुछ दिखाई देने लगेंगे। साइन और सिम्टम, अगर आप नहीं जानते साइन और सिम्टम्स का मतलब होता है चिन्ह और लक्षण। चिन्ह जो हम देख के पता करते हैं, चिन्ह वो होते हैं जो मरीज हमें बताता है, और लक्षण जो दिख रहे होते हैं उसकी बॉडी एक्सप्रेशन को देख के आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है उसके होंठ सूखे हुए होंगे, नाक का बहना। उसी प्रकार कुकुर खांसी के लिए नाक का बहना। मैंने आपको बताया था कि डायग्नोसिस ज़्यादातर सब में सेम ही होते हैं, आप किसी भी डिसीज में लिख सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, स्पूटम टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, उसका सीटी स्कैन करेंगे अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो। वैसे सीटी स्कैन इसमें नहीं करेंगे, इसमें एक्सरे का यूज ही करेंगे। और कई डायग्नोसिस भी होते हैं। मैनेजमेंट, पेशेंट को एंटीबायोटिक टेबलेट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन जो 15 mg की होती है, अमेरिकेसिन, पेनिसिलिन काफ़ी रेयर कंडीशन पर दी जाती है। जो एनम होती है वो किसी भी पर्सन को पेनिसिलिन बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं दे सकती है। अगर डॉक्टर कहता है तो ही उसको पेनिसिलिन देना है। वैसे एनम तो कोई भी दवाई मेडिसिन नहीं दे सकती है, लेकिन
फिर भी पेनिसिलिन तो काफ़ी रेयर कंडीशन पे दी जाती है, इसको बैन वैसे कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर रेयर है तो डॉक्टर की सलाह पर ही पेनिसिलिन का यूज करना चाहिए। एनारेक्सिया यानी कि जो भूख की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी देना चाहिए। तीव्र संक्रमण की अवस्था में पूर्ण विश्राम करना चाहिए। पेशेंट को खांसी के दौरान मुंह पर कड़ा कपड़ा रखने की सलाह देना चाहिए, यानी कि मुंह को ढककर ही खांसना चाहिए अगर उसको कुकुर खांसी है तो, यानी कि दूसरे को न फैलने पाए। पेशेंट को स्वच्छ या एकांत जगह में लिटाना चाहिए। अगर पेशेंट को कुकुर खांसी आ रही है तो उसको स्वच्छ, साफ और शांत वातावरण में लिटाना चाहिए। बच्चों को पोषण स्तर बनाए रखने के लिए हल्का पोषण युक्त यानी कि आसानी से डाइजेस्ट होने वाला भोजन देना चाहिए, क्योंकि ठोस भोजन करने से खांसी अधिक आती है। पेशेंट को वाइटल साइन को नियमित रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। समस्त शिशुओं की टीकाकरण के बारे में बताना चाहिए और लगाते रहना चाहिए। फिर थर्ड डिसीज है मम्स यानी गलसुआ। मम्स यानी कि गलसुआ, इसकी डिफिनीशन यह तीव्र वायरस संक्रमण है जो संक्रमण द्वारा फैलता है। इसमें सलाइवर ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियों में पीड़ा युक्त वृद्धि एवं सूजन होती है। यह 9 मंथ से के ऊपर उम्र के बच्चों को होता है। ज़्यादातर मालन्यूट्रिशन और टीबी रोग के बच्चों के खतरनाक होता है। इसका आरंभ के संक्रमण 10 दिन पश्चात होता है, यानी कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 दिन पश्चात होता है। ये सारी डिसीज़ वैसे आप प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी चाइल्ड में इनका थोड़ा थोड़ा ही है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। इसके जो साइन और सिम्टम्स होंगे, शुरू में हल्का बुखार आना, बेचैनी होना, गले में खराश होना, कान में दर्द, पेशी दर्द, कमजोरी और थकावट। इसका डायग्नोसिस यानी कि निदान होगा। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, स्पूटम टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, CFC यानी कि सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एग्जामिनेशन भी करेंगे, क्योंकि उसको मम्स हुआ ना, गले में प्रॉब्लम हुई लार ग्रंथियों में, तो इसीलिए उसका CFC करेंगे। मैनेजमेंट यानी कि उसको प्रबंधन क्या क्या करेंगे, पेशेंट को वाइटल साइन डेली चेक करना और रिकॉर्ड करना चाहिए। पेशेंट को एनाल्जेसिस या डाइक्लोफिन, डोरोएस्पी, नीमोस्लाइड की दवाई देनी चाहिए, यानी जो दर्द की दवाएं होती हैं उन्हें। एनाल्जेसिस, डिक्लोफेनेसिन और नीमोस्लाइड सारी दर्द की दवाई होती हैं। पेशेंट को एंटी पैरासाइट ड्रग्स प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि पैरासीटामॉल। दर्द या सूजन में राहत के लिए सलाइवर ग्लैंड की बर्फ से सिकाई व गर्म पानी से सिकाई करने से आराम मिलता है। भोजन को चबाने और निगलने में होने वाली परेशानियों हेतु बच्चों को तरल पदार्थ देना चाहिए। अगर बच्चे को खाने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसे लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, जिसमें से जूस वगैरह शामिल है, जिसमें से उसको संपूर्ण मात्रा में पोषण भी मिल सके और उसको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। फिर फोर्थ डिसीज है मीजल्स यानी कि रूबेला। यह तीव्र वायरस बीमारी है जिस इन्फेक्शन के द्वारा कॉज करता है। यह 9 मंथ के ऊपर उम्र के बच्चों के में होता है, जिसमें बुखार, खांसी इत्यादि लक्षणों से शुरुआत होती है, जो शरीर पर रेडनेस स्पॉट यानी कि शरीर पर छोटे छोटे दाने उभरने लगते हैं। इसका जो लक्षण है, फीवर होगा, नोजिया होगा, माउथ बर्निंग होंगी, लूज मोशंस आएंगे, इरिटेशन एंड एंजाइटी होगी, यानी कि खुजली और चिड़चिड़ापन। इसकी डायग्नोसिस, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, स्पूटम टेस्ट, चेस्ट एक्सरे। ट्रीटमेंट, अधिक मात्रा में द्रव पदार्थ लेना, फीवर के लिए एस्प्रिन देना, आँख और मुंह को स्वच्छ रखना चाहिए। कि दस्त हो तो डिहाइड्रेशन हेतु उपचार करना चाहिए। खांसी के लिए प्रोमेथाजीन देनी चाहिए। एंटीबायोटिक ड्रग होती है जो बच्चों के लिए आइसोलेट में रखना चाहिए। खुजली के लिए एंटीहिस्टामाइन सॉल्यूशन देना चाहिए। नासा संकुचन के लिए मीजल ड्रॉप देना चाहिए। मीजल्स की महामारी होने पर प्रत्येक शिशु को 9 मंथ तक
कि पहले यानी कि मीजल्स का टीका लगवा लेना चाहिए। थर्ड, फिफ्थ बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड एक तेज क्रोनिक संक्रामक डिसीज़ है जो साल्मोनेला टाइफाइड नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है, जिसमें टाइफाइड बुखार को एंटरेटिक फीवर भी कहते हैं, यानी कि दूसरा इसका नाम है एंटरेटिक फीवर। इसके लक्षण होंगे तेज़ी से तापमान का बढ़ना, भूखना लगना, सिर दर्द, जी मिचलाना और उल्टी होना, डायरिया, खून की कमी, पीलिया, वजन बढ़ जाना, स्प्लीन का बढ़ जाना यानी कि प्लीहा। इसका जो डायग्नोसिस होगा हिस्ट्री कलेक्शन, ब्लड टेस्ट, स्टूल कल्चर, फिजिकल एग्जामिनेशन और यूरिन टेस्ट। जो मैनेजमेंट होगा टू चेक द वाइटल साइन इन द पेशेंट, टू प्रोवाइड मेडिकेशन ट्रीटमेंट इन पेशेंट, टू प्रोवाइड एंटीबायोटिक ड्रग्स इन पेशेंट, जिसमें से एमोक्सालिन, अमेरिकन एम्पेसिलिन और पेनिसिलिन आती है। यानी कि हमें इसको एंटीबायोटिक ड्रग्स देनी है, मेडिसिन और ट्रीटमेंट देना है, वाइटल साइन पेशेंट का चेक करना है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, टू प्रोवाइड एंटी पैरासाइट ड्रग्स यानी कि उसको एंटी पैरासाइट यानी कि रिमोशलाइन, काम्बिफ्राम, पीसीएम यानी पीसीएम का मतलब होता है पैरासीटामोल की दवा उपलब्ध करवानी। रोगी को पीने के लिए गर्म पानी देना है। फिर 6 बीमारी है स्मॉल पॉक्स। डिफिनीशन, यह एक खतरनाक संक्रमण बीमारी है। यह वायरियोला वायरस के कारण होती है। इसमें हाई फीवर आता है, कफ एंड वॉमिटिंग होती है, जॉइंट पेन होता है, त्वचा में छाले पड़ जाते हैं, रेस्टलेसनेस हो जाता है यानी कमजोरी हो जाती है, सिवियर हेडेक यानी कि तीव्र सिर दर्द होता है। इसके जो ट्रीटमेंट यानी उपचार, इसमें पेशेंट को IV फ्लूइड, RS, NS, DNS और फीवर पेन को कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं। इन्फेक्शन से बचने के लिए पेशेंट में एंटीबायोटिक ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। पेशेंट को लिक्विड भोजन और तरल अधिक प्रोटीन दी जाती है। वायरस में एक्सपोज के 4 दिन के बाद वैक्सीन दी जाती है। 3 से 5 ईयर तक स्मॉल पॉक्स से सुरक्षा प्रदान की जाती है। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी चाहिए। पेशेंट को एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को एंटीमेटिक ड्रग्स भी देंगे। चिकन पॉक्स है। डिफिनीशन, यह एक वायरस यानी तीव्र इन्फेक्शन रोग है। यह सामान्यतः 10 ईयर के बच्चों अथवा किसी भी उम्र में हो सकता है। इसमें वारिसेला जोस्टर वायरस होता है। इसमें ह्यूमन हर्पीज जोस्टर भी कहते हैं, यानी कि जो चिकन पॉक्स है वो ह्यूमन हर्पीज जोस्टर या वारिसेला जोस्टर के नामक 2 वायरस के कारण होता है। यह छाती और पेट पर सबसे पहले लाल दाने निकलते, इसके बाद संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 21 दिन होता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं पीठ में दर्द, सिर दर्द, कपकपी, थकावट, बुखार, बेचैनी, भूख न लगना। इसका डायग्नोसिस हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, FLTSA टेस्ट। इसका जो मैनेजमेंट है टू चेक द वाइटल साइन इन द पेशेंट, टू चेक हिस्ट्री कलेक्शन इन द पेशेंट, टू प्रोवाइड मेडिकेशन treatment in patient, to provide anti-parasitic drugs in patient, to provide antihistamine drugs in patient, to provide antibiotic in patient, to provide comfortable position in patient। फिर 8th है डेंगू। यह एक गंभीर जो इस समय काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादातर मच्छरों के की तरह। जो डेंगू का जो मच्छर होता है उसके पैर बड़े होते हैं, आपको पहचानने के लिए बता रही हूँ मैं। उसके पैर बड़े होते हैं, वह सामान्य मच्छरों की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके पैर उसके जो चीते की तरह, जिसमें जैसे चीते में धारियाँ होती हैं, उस मच्छर में भी वैसे ही लाइनिंग पाई जाती है। ये ज़्यादातर साफ पानी में रहता है, देख लीजिए। और ये रहता है सुबह या शाम, यानी सूरज ढलने के समय या सूरज उगने के समय ही काटता है। डेंगू यह एक गंभीर बीमारी वायरल डिसीज़ है जो एडीज मच्छर वायरस से फैलता है, जिसे डेंगू कहते हैं। यह एक गंभीर बीमारी है जो एडीज मच्छर यानी के काटने से होता है। इसके लिए सबसे पहले तो मच्छरदानी का उपयोग करिए और साफ़ स्वच्छ पानी को ही पीना चाहिए। साइन सिम्टम्स, मध्यम में तेज बुखार, सिर दर्द, पेशी दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख न लगना, हृदय दर का कम होना, दस्त, डायरिया। यानी कि हिस्ट्री कलेक्शन, ब्लड कलेक्शन, एक्सरे करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे। फिर आ जाता है मैनेजमेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन तो लिखा ही है,
टू चेक द वाइटल साइंस। सब में मैनेजमेंट ज़्यादातर सेम ही होते हैं, कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, दवाओं के नाम बस। टू प्रोवाइड मेडिकेशन टू द पेशेंट कंफर्टेबल, उसको पोजीशन प्रदान करेंगे, उसको ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, एनाल्जेसिस दवाई देंगे, पाइसोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, साइकोलॉजिकल यानी फिजिकल यानी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, ओटाइटिस मीडिया यानी मध्यम कंठशोथ। डिफिनेशन, इन्फ्लामेशन में मिडिल ईयर में ज़्यादातर 6 से 3 मंथ के बच्चों में होता है। इट इज़ टू टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया, यानी कि 2 प्रकार का होता है। दीर्घावधि वाला ओटाइटिस लंबे समय तक रहने वाला संक्रमण, और एक्यूट ओटाइटिस यानी कम समय तक रहने वाला संक्रमण। इसके जो लक्षण होते हैं, चबाते समय दर्द होगा, कान में दर्द होगा, ज्वर होना, उल्टी होना, सिर में दर्द होना, सुनाई कम देना, भूख न लगना, बेचैनी और घबराहट। दर्द के लिए जो आपका डायग्नोसिस होगा, डायग्नोसिस सब में सेम ही होते हैं। आपने देखा, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके ईयर में प्रॉब्लम है ना तो उसके ईयर का अल्ट्रासाउंड करेंगे, एक्सरे करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे और थोड़ी बहुत जानकारी देंगे मेडिकल। और उसमें अगर मैनेजमेंट में आ जाता है तो उसका वाइटल साइन चेक करेंगे, उसको कंफर्टे कहेंगे कि कान में उंगली या कोई भी नुकीली चीज़ों को नहीं डालना चाहिए, कानों की सफाई नियमित रूप से करते रहना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैनेजमेंट में ये हो जाता है, सब में वही होता है। मैनेजमेंट और डायग्नोसिस ज़्यादातर सेम ही है। प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम टाइम। फिर आप लोग क्वेश्चन पेपर, ये गेस्ट पेपर वो गेस्ट पेपर ढूंढते रहते हैं। इससे अच्छा आप पहले से ही उस चीज़ को पढ़ के रखिए, जब भी एग्ज़ाम होंगे तो बस थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी नोट्स एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।